हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम लोग राज्य व्यवस्था की शुरुआत करते हैं और राज्य व्यवस्था में आप जान लीजिए कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम 15 क्वेश्चन इससे आना तय रहता है और 15 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसे थोड़ा सा भी मेहनत कर दीजिए तो वो 15 के 15 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। गलत नहीं हो सकता, ये मेरा वादा है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्य व्यवस्था, जिसे पॉलिटी बोलते हैं। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इसका संविधान की नींव क्या है, कैसे पड़ी, संविधान के आधार क्या हैं, संविधान का वास्तव में शुरुआत कहाँ से होती है और भारतीय संविधान की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स कि संविधान होता क्या है, यानी संविधान की परिभाषा या ये कह लें संविधान का अर्थ। तो संविधान की परिभाषा के संदर्भ में देखा जाए तो संविधान नियमों का एक ऐसा समुच्चय है जिसके दो भाग होते हैं। एक भाग में जहाँ राज्य के स्वरूप, सरकार के स्वरूप एवं संस्थाओं के स्वरूप या ये शासन के विभिन्न पहलुओं के स्वरूप का वर्णन होता है, वहीं दूसरे भाग में आप जन नागरिक का राज्य के प्रति और राज्य का नागरिक के प्रति कर्तव्य और अधिकार सम्मिलित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा है आपका संविधान की एक छोटी सी परिभाषा या अर्थ। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसके नींव कहाँ से पड़ रही है, यानी संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण के वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो भारतीय संविधान के निर्माण के एक आधारभूत पिलर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि संविधान को किन किन रूपों में हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, संविधान के प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार के अंतर्गत एक उत्पत्ति के आधार पर होता है। संविधान का जो है प्रकार, इस प्रकार में देखा जाए तो एक उत्पत्ति के आधार पर होता है, यानी कि इसकी उत्पत्ति किन आधार से मानी जाए तो इसकी उत्पत्ति दो तरह की होती है। एक तो होती है विकसित, दूसरी होती है लिखित, यानी कि विकसित संविधान और निर्मित संविधान। तो विकसित संविधान और निर्मित संविधान में जो देखा जाए कि विकसित संविधान का कैसा है, कहाँ का है, और निर्मित संविधान कहाँ का है। तो विकसित संविधान आपके ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का क्या है? ब्रिटेन का विकसित संविधान है। और निर्मित संविधान आपका भारत का, देख लीजिए। यानी विकसित ये है, निर्मित ये है। ब्रिटेन का विकसित और भारत का निर्मित। ये रहा है आपका संविधान का एक छोटी सी उत्पत्ति के आधार पे। वहीं परिवर्तनशीलता के आधार पे देखा जाए कि परिवर्तनशीलता यानी समय और परिस्थितियों के आधार पे या अभिसमयों के आधार पे देखा जाए कि इसमें कैसी परिवर्तनशीलता, यानी कि जैसे समय और समाज की डिमांड होती है या उसके लगता है कि संविधान में इस तरह का परिवर्तन होना चाहिए, इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, उसके आधार पे संविधान में संशोधन किया जाता है और वही संशोधन जो है परिवर्तनशीलता का एक रूप लेता है, यानी परिवर्तनशीलता के अंतर्गत आता है। तो देखा जाए परिवर्तनशीलता के आधार पे संविधान के क्या हैं, वो ये है कि कठोर, यानी कि परिवर्तनशीलता के आधार पे कठोर संविधान और लचीला संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पे कठोर संविधान और लचीला संविधान, मतलब ये है कि परिवर्तनशीलता किसमें है, जिसमें परिवर्तनशीलता है वो लचीला संविधान होगा, जिसमें परिवर्तनशीलता कम है वो कठोर संविधान होगा। यानी कम है, यानी कि एकदम नहीं, कम है उसकी परिवर्तनशीलता के अंतर्गत जो कठोर संविधान होता है उसमें जो है कम से कम आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इसमें परिवर्तन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, परिवर्तनशीलता के आधार पे कठोर संविधान देखा जाए तो अमेरिका का है और भारत का भी है। भारत का संविधान भी अपने आप में कठोर भी है। तो ये रहा भारत और अमेरिका का जो संविधान है ये कठोर संविधान के अंतर्गत आता है। वहीं पे लचीला संविधान देखा जाए तो लचीला संविधान ये ब्रिटेन का होता है, ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का संविधान लचीला है। तो फ्रेंड्स, आइए एक और उसके अंतर्गत संविधान की व्याख्या एक और भी करते हैं, वो ये कि लिखित या अलिखित, यानी लिखित या अलिखित के आधार पे भी संविधान को हम बांट सकते हैं। लिखित के आधार पे यानी कि कितना
प्रतिशत लिखित होना चाहिए और कितने प्रतिशत अलिखित होना चाहिए कि हम उसे जान सकें कि ये अलिखित है या लिखित है। तो लिखित संविधान को देखा जाए तो लिखित संविधान के अंतर्गत 80% लिखा रहता है, 80% लिखा रहता है, 20% अलिखित रहता है। यानी कि 80% लिखा हुआ होता है, 20% अलिखित होता है, जिसका उदाहरण है आपका इंडिया यानी भारत। आगे अलिखित संविधान देख लेते हैं। अलिखित संविधान के अंतर्गत ये होता है कि 80% अलिखित रहता है और 20% लिखित रहता है। ऐसे संविधान को कहा जाता है अलिखित संविधान। ये है आपका ब्रिटेन का। तो फ्रेंड्स, ये रहा संविधान के कुछ आधारभूत तथ्य जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि ये संविधान कैसा है, कठोर है, लिखित है, अलिखित है या लचीला है। ये है संविधान के कुछ आधारभूत। अब आइए देखते हैं कुछ की संविधान की, जो भारतीय संविधान की नींव पड़ रही है उसके प्रमुख तथ्य क्या हैं या प्रमुख जो उसके विकसित होने के या संविधान सभा की नींव पड़ने के आधार क्या क्या हैं, कब कब लक्षण लगा कि हमारे संविधान सभा की यहाँ से एक हल्की सी झलक आ रही है कि संविधान सभा होना चाहिए इंडिया का। आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्या पॉइंट है। तो वो है, पहली पॉइंट है कि आपके तिलक जी, मतलब तिलक महोदय ने कहा था कि स्वराज बिल के दौरान ही एक बात स्पष्ट की थी। तिलक महोदय ने स्वराज बिल के दौरान ही एक बात स्पष्ट की थी या उनके स्वराज बिल में ही ये बात दृष्टिगोचर हुआ था। वो ये कि 1895 के ये जो स्वराज बिल आया था उसमें उन्होंने एक बात स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि भारतीयों को अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करना पड़ेगा। यानी कि इनकी बातों से स्पष्ट हो जाता है वहीं पे कि कहीं ना कहीं ये भारत के संविधान का या भारत के संविधान सभा की एक हल्की सी झलक दिखा दिए। यानी कि तिलक महोदय वहीं पे बोल दिए कि भारतीय अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करें, यानी कि अपने देश के संविधान का निर्माण स्वयं करें, न कि कोई थर्ड पर्सन। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की थी। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की थी, परंतु उसमें एक रीज़न थोड़ा सा आया। उन्होंने कहा था कि अफ्रीका की तर्ज पे भारतीय संविधान होना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी जी ने भी ये संविधान सभा की मांग का झलक 1922 में दिखा दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 1928 में लॉर्ड बर्किंगहेड की चुनौती पे, एक्चुअली 1928 में लॉर्ड बर्किंगहेड ने चुनौती दिया था कि भारतीय अपने देश का संविधान या एक नींव या एक नियम कानून ये नहीं तैयार कर पाएंगे। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा था। उस रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट हुआ था कि भारतीय जो है, नेहरू जी के अनुसार, कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। यानी कि 1928 में लॉर्ड बर्किंगहेड की चुनौती पर मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से भारतीयों द्वारा संविधान की मांग की, यानी भारतीयों द्वारा उन्होंने संविधान की मांग की थी। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संविधान सभा की औपचारिक रूप से जो मांग किया गया था, संविधान सभा की औपचारिक रूप से जो मांग किया गया था एम एन राय महोदय के द्वारा। एम एन राय महोदय ने, मानवेंद्र नाथ राय जी ने ये मांग की थी कि संविधान सभा कि एक औपचारिक रूप से हमारा एक संविधान सभा होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि एम एन राय की जो मांग थी उस मांग को पूरी कौन करते हैं। तो एम एन राय की जो मांग थी इसको स्पष्ट रूप से संविधान सभा के संदर्भ में प्रस्तुत करने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की स्पष्ट रूप से इस संदर्भ में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हुए 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी के संयुक्त अधिवेशन में इस दौरान उन्होंने इस मांग को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। एम एन राय के मांग को इन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि भारतीय संविधान के लिए एक संविधान सभा होगा जो अपने
अपने संविधान का खुद निर्माण करेगा या अपने भाग्य का खुद विधाता होगा, इसके संविधान निर्माण में कोई थर्ड पर्सन एंट्री नहीं करेगा। यानी अपने पर्यावरण परिस्थितियों के आधार पे या अपनी जो देश काल परिस्थिति है उस परिस्थिति के आधार पे अपने देश का संविधान भारतीय स्वयं तैयार करेंगे। जवाहरलाल नेहरू का 1934 के संयुक्त अधिवेशन में ये बात स्पष्ट की थी। तो फ्रेंड्स आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1940 में प्रथम बार लिन लिथगो ने संवैधानिक रूप से संविधान सभा की मांग का समर्थन किया था। संविधान सभा की मांग का समर्थन 1940 में ही लिन लिथगो ने समर्थन किया, लेकिन इस मांग को स्पष्ट रूप से क्रिप्स मिशन में स्वीकारा गया था। क्रिप्स मिशन में इसे स्पष्ट रूप से स्वीकारा गया था। कैबिनेट मिशन नेक्स्ट पॉइंट है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 46 को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा की जो संरचना थी उसे स्पष्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली जो है इन्होंने 15 फरवरी 1946 को इसकी उद्घोषणा कर दी थी और यह कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया था। यानी कि 24 मार्च 46 को प्रस्तुत किया गया था। 15 फरवरी 46 को इटली महोदय ने इसकी उद्घोषणा की और इस कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 16 मई को आई थी। यानी 16 मई 1946 को जो रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत कर दी गई। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन की संरचना क्या थी? तो कैबिनेट मिशन की संरचना 3 सदस्यीय था। 3 सदस्यीय में जो पहले थे, जो भारत सचिव थे वो पैथिक लॉरेंस थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे। दूसरा है स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे ये महोदय व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर महोदय थे, ये नौसेना प्रमुख थे। एबी अलेक्जेंडर महोदय को ध्यान से देख लीजिएगा। नौसेना प्रमुख पूछ सकता है कि इसमें नौसेना प्रमुख कौन था। नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों का, जो कैबिनेट मिशन था वो संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन करने की प्रक्रिया लाया था, वो चयन करने की प्रक्रिया थी एकल संक्रमणी मत प्रणाली। यानी इसमें हेयर प्रणाली के द्वारा या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा इसका चयन करने की एक प्रक्रिया लाया गया। यानी कि हेयर प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्लस एकल संक्रमणी मत प्रणाली, इसके द्वारा जो है इन सदस्यों का चयन करने का ये प्रक्रिया लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा में 10 लाख जनसंख्या पर ये तय किया गया कि 10 लाख जनसंख्या पे संविधान सभा में एक सदस्य चुन कर आएंगे, जिसके अंतर्गत 389 सदस्य टोटल चुने गए थे। 389 सदस्य इसी के आधार पर चुने गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे। यानी जो प्रांतों की विधानसभाएं थीं उनसे अप्रत्यक्ष रूप से जो चुने जाएंगे वो उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो इसमें ये 389 सदस्य थे वो कहाँ से थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे 389 में, और 93 सदस्य देसी रियासतों से, जो देसी रियासतें थीं वो 93 सदस्य उसमें आए थे, और 4 कमिश्नरियों से, यानी 4 कमिश्नरियों से आए थे। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें कितने क्या हुए कि 208 सदस्य कांग्रेस का जो इस निर्वाचन के बाद कांग्रेस के सदस्य जो हुए थे वो विजयी हुए थे वो 208 थे, और 73 + 6 मुस्लिम थे। मुस्लिम यानी कि 79 सदस्य मुस्लिम का, जब पूछता है कि कितने सदस्य मुस्लिम थे यानी 79 सदस्य। आगे 4 सिख थे। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कई बार इसको बना चुका है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो महिलाओं की संख्या उसमें 8 है, परंतु लोक सेवा आयोग या अन्य मतलब जो आयोग हैं वो जब इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो इनमें आंसर देने में डिस्प्यूट होता है। कहीं आंसर देते हैं 8 तो कहीं 9 देते हैं। तो यदि 8 आता है तो आप 8 मारिए, या अगर 9 आता है तो 9 मारिए।
या दोनों आता है तो आप 8 मारिए। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि एक सलाहकार समिति भी इसमें था। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके संविधान के में जो तैयार किया जा रहा था उसके प्रमुख पॉइंट, और इसके आगे और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, प्रभावित किया और परीक्षा के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने में लग रहा है, तो फ्रेंड्स इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।